इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले यहाँ बैठे सभी लोगों को मैं नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजकों उदा संस्था को का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आरक्षण दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए मुझको बुलाया और मुझे ये सम्मान दिया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यहाँ पर आज आरक्षण के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले इसके हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में। देखिए, मेरा बहुत ज्ञान नहीं है, बट जितना थोड़ा बहुत है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 124 वर्ष पहले, आज से लगभग 124 वर्ष पहले 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया। आदेश क्या था? राज्य की सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण वंचित और पिछड़े वर्ग के को दिया जाएगा। सोचिए, उस समय न संविधान था, न लोकतंत्र, न वोट बैंक, ना ही उन्हें इस आरक्षण से कोई राजनीतिक लाभ था। फिर यह आरक्षण क्यों दिया गया? यह आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी एक अलग सोच थी। उनकी सोच थी समानता की, उनकी सोच थी न्याय की, इसलिए यह आरक्षण दिया गया। उन्होंने देखा कि उनके दरबार में जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे, प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे थे, वो सिर्फ पूरी जनसंख्या के 3-4%, एक ही समाज के 3-4% लोग बैठे थे। बाकी 96% लोगों की कोई आवाज नहीं थी। डिसीजन उन 96% लोगों के लिए भी लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं थी। ये आरक्षण की शुरुआत वहां से हुई। और ये आरक्षण कोई सुविधा नहीं है, ये आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है। इसका मतलब कि आरक्षण में जो निर्णय लेने वाले जो कमेटी है, उस निर्णय लेने वाले लोगों में वंचित और पिछड़े समाज के कम से पूरे 50% लोग बैठेंगे, तब निर्णय होगा। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि सुविधा और प्रतिनिधित्व में क्या अंतर है। उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे गांव में एक पंचायत की मंडली हो रही थी, बैठक हो रही थी, और एक तालाब के पानी का बंटवारा होना था। अब तालाब के पानी के बंटवारे बैठक खत्म होने के बाद 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी एक वर्ग को, वंचित वर्ग को दिया गया। तो यह है सुविधा। तो प्रतिनिधित्व क्या है? वो जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में एक कुर्सी वंचित समाज वर्ग की हो, और उसमें जो निर्णय लेने वाले निर्णय लिए जाए, उसमें उनकी साझेदारी हो, उनके सामने वो निर्णय ले जाए, और वो भी निर्णय में उनका अपना प्रतिनिधित्व हो। और सुविधा से आप लाभार्थी होंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व से आप निर्णयकर्ता होंगे। सुविधा कभी भी वापस ली जा सकती है, प्रतिनिधित्व संविधान का दिया हुआ
अधिकार है। सुविधा एक गरीबी का रोकने का उपाय है और प्रतिनिधित्व जो अब तक सदियों से चलते आए भ्रष्टाचार और अत्याचार को दूर करने का उपाय है। तो अब हम समझेंगे पहले कि आरक्षण है क्या। यहाँ पे आरक्षण का काम फैसले की मेज पर वंचित समाज की कुर्सी को सुनिश्चित करना है कि जो भी डिसीजन मेकर्स डिसीजन लेते हैं उसमें वंचित समाज की भी कुर्सी हो और वंचित समाज की भी डिसीजन लेने में हिस्सेदारी हो। अब आरक्षण क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है आरक्षण के। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने आरक्षण को दान और कल्याणकारी योजना के अध्याय में नहीं रखा। आप समझेंगे ये कृपा नहीं है, ये कोई दान नहीं है, उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए कोई शर्म कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई हम पर दया नहीं कर रहा है। आरक्षण मोटे तौर पे जो संवैधानिक आरक्षण है वो 3 जगह दिया जाता है। पहला शिक्षण संस्थानों में, दूसरा सरकारी नौकरियों में, तीसरा राजनीति में। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) बताता है कि शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC का आरक्षण, और अनुच्छेद 330 से 334 राजनीति में विधानसभा और लोकसभा में SC, ST की सीटें आरक्षित करने की बात करता है, अर्थात सत्ता में सीधे हिस्सेदारी। अब ये देखना है कि आरक्षण दिया क्यों जाता है, क्या जरूरत थी आरक्षण की। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दौड़ होने वाली है और हर दौड़ में एक स्टार्टिंग लाइन होती है जहां से दौड़ शुरू होती है। अब उस स्टार्टिंग लाइन से दौड़ शुरू होनी थी, बस इस दौड़ में कुछ लोग उस प्रारंभिक रेखा के बहुत आगे हैं और कुछ लोग प्रारंभिक रेखा के बहुत पीछे हैं और कुछ प्रारंभिक रेखा पर है। दौड़ पूरे होने पर रिजल्ट आया, मूल्यांकन किया गया। क्या आपको लगता है कि उस मूल्यांकन का रिजल्ट अनबायस्ड होगा? कैसा रिजल्ट होगा उनका? जो आगे है वो सबको दिख रहा है कि वो रेस में सबसे पहला नंबर लेगा, जो बीच का है उसके बाद लेगा, और जो उसमें सबसे पीछे है उसका नंबर सबसे बाद में आएगा। तो तुलना उसमें की जाती है जो समान हो, जिनमें बराबरी हो। एक क्लास 1 के छात्र को क्लास 6 के छात्र के साथ तुलना नहीं कर सकते, उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। क्लास 1 के छात्र को क्लास 1 के छात्र के साथ तुलना की जा सकती है। तो पहले वो जो वंचित समाज था, जिसे ना शिक्षा का अधिकार था, ना सम्मान का अधिकार था, ना नौकरी का अधिकार था, ना डिग्निटी वाली लाइफ का अधिकार था, इवन जो बेसिक जरूरतें थी, कुएं से पानी पीना, सबके साथ उठना बैठना, उस तक का अधिकार नहीं था। तो उनके पास ना पैसा था ना कुछ। तो इतने वंचित समाज की कंपैरिजन एक जनरल कैटेगरी, एक स्वर्ण समाज से कैसे की जा सकती है? इसीलिए इस आरक्षण को लाया गया कि एक समाज जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसका अभी पहली जनरेशन शायद पढ़ रही हो, उसका कंपैरिजन उस समाज से किया जाता है जिसकी अभी तक कितनी जनरेशन पढ़ चुकी है, जिनके पास सारे अधिकार हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और उस जो एक गैप बना है, एक प्रिविलेज लोगों का, एक पर्टिकुलर कास्ट का और एक वंचित कास्ट का, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, गैप बन गया। उस गैप को कम करने के लिए इस आरक्षण को लाया गया। अब कितना
आरक्षण किस वर्ग के लिए है? 1950 में जब संविधान बना तो बाबा साहब ने आरक्षण को SC ST के आरक्षण को लाए। उस समय जितनी भागीदारी टोटल जनसंख्या की थी उतने आरक्षण की बात की गई। तो उस समय SC की जो भागीदारी थी टोटल पॉपुलेशन में वो 15% थी और ST की 7.5%। तो जितनी भागीदारी थी उतने हिस्सेदारी, उतना उनको प्रतिनिधित्व देने की बात की। तो सबसे पहले आरक्षण जो 1950 के संविधान में था वो SC वर्ग और ST वर्ग के लिए था। OBC का आरक्षण उस समय नहीं हुआ था। उसका कारण था क्योंकि OBC का जो जनसंख्या थी कि वो कितने % है वो क्लियर नहीं थी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि जैसे ही ये क्लियर होगा आपको भी आरक्षण दिया जाएगा। अब OBC का आरक्षण बहुत बीच बीच में हुआ। उसके बाद 1993 में मंडल आयोग की सिफारिशों के दौरान हुआ। उस समय 1993 में 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला, 27% रिजर्वेशन OBC का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, और टोटल रिजर्वेशन का 50% तय हुआ, यानी कि SC ST OBC का रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होगा। और तीसरा, प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त किया गया। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी 1993 की। अब चौथा आरक्षण जो EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये आरक्षण 2019 में लागू हुआ। और आप देखिए जो OBC का आरक्षण था उसमें क्रीमी लेयर को लाए गए। उनकी जो जनसंख्या जो भी मंडल आयोग ने करा लगभग 64-65%, और उनको आरक्षण 27% दिया गया क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दी गई थी। और इसलिए टोटल आरक्षण अगर हम लगाएं SC ST OBC 15%, 7.5% और 27%, तो ये 49.5% था। उस समय क्रीमी लेयर लगाई कि 8 लाख से नीचे की इनकम जिनकी है उनको OBC का आरक्षण मिलेगा। लेकिन 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया आरक्षण लागू कर दिया, EWS का आरक्षण 10%। उन्होंने उस सीमा को तोड़ दिया जो सीमा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी, और 10% आरक्षण के बाद टोटल कुल आरक्षण 59.5 हो गया। और एक और चीज, जब ये EWS आप समझेंगे आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें जाति का नहीं होना चाहिए। जैसे OBC का आर्थिक रूप से कमजोर तो OBC का आरक्षण माना। यहाँ पर EWS का जो आरक्षण है उसमें EWS के आरक्षण में आप देखिए इस आरक्षण को जनरल आरक्षण नहीं कहा गया, जबकि स्पेशली जनरल कास्ट के लिए था। इस आरक्षण को पाने के लिए पहले जनरल कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तब ये आरक्षण बनेगा। और आरक्षण को बनाने का एक प्रोसेस होता है, पहले कमीशन बनता है, वो उसमें पूरा उसकी रिपोर्ट देखी जाती है, डेटा कलेक्ट होता है, उसके बाद सिफारिशें दी जाती हैं, सिफारिशों को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद सदन में वो पास होता है, उसके बाद आरक्षण लागू होता है। लेकिन इस 2019 में EWS का जो आरक्षण था उसमें कोई भी इस तरह की प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, सीधे के सीधे आरक्षण लागू कर दिया। किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। जब आरक्षण से लोगों को दिक्कत है तो इस आरक्षण में आवाज क्यों नहीं उठाई? किसी वर्ग ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम लोग अवेयर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और अब देखेंगे कि ये जो आरक्षण है, आप देखेंगे
ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो जब से लगा है, ये बहुत समझने की बात है, वो तब से पूरा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की सारी सीटें भर जा रही हैं और अभी एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के द्वारा 2025 में यूपीएससी क्लियर करने वाले ईडब्ल्यूएस में 104 कैंडिडेट थे, जिसमें 67 कैंडिडेट ऐसे थे जो महंगे कोचिंग में पढ़ रहे थे, जिनकी फीस 2.5 लाख से ज्यादा थी। उसमें 28 कैंडिडेट ऐसे पास हुए जिनके बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे थे। उसमें 10% ऐसे कैंडिडेट थे जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे और 14% ऐसे कैंडिडेट थे जो बड़े इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे, जैसे आईआईटी और एनआईटी। क्या आप कह सकते हैं कि क्या वो आर्थिक दायरे में आ रहे थे, कमी के दायरे में आ रहे थे? क्या वो सही में ईडब्ल्यूएस के थे? लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठी। अब आरक्षण की स्थिति देखते हैं कि आरक्षण की स्थिति अभी क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये संवैधानिक आरक्षण बनाया गया, दिया गया हमको, लेकिन क्या ये पूरा आरक्षण दिया जा रहा है? अब आप देखिए कि आरक्षण, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जितनी टॉप पोजीशन सीट्स हैं हर डिपार्टमेंट की, चाहे वो साइंटिस्ट की हो, आईआईएम की हो, आईआईटी की हो, डीयू की हो, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें बैकलॉग भरा नहीं गया। वहां एक टर्म की दी जाती है, कंपटीशन क्लियर करके लोग आ जाते हैं इंटरव्यू में, उसमें उनके 70-80% है, 90%। इंटरव्यू में उनको 3, 4, 10 और एक टर्म दी जाती है NFS, नन फाउंड सुटेबल, कि कोई भी सुटेबल कैंडिडेट को पाया नहीं गया, इसलिए इस वर्ग की सीटें खाली छोड़ी गई और उस वर्ग की सीटों को जनरल सीटों से भर दिया जाता है और लेटरल एंट्रीज में जनरल कैंडिडेट्स को उसमें लाया जाता है। तो आरक्षण संविधान में तो है, लेकिन क्या वो प्रतिनिधित्व मिल रहा है जितना दिया गया है? ये विचारणीय प्रश्न है, ये सोचनीय प्रश्न है। आरक्षण रिक्रूटमेंट में फिल नहीं किया जाता। अभी मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन अभी इतनी समय की कमी की वजह से मैं नहीं बता रही, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बता रही हूँ। इतनी सीट्स निकलती हैं, उसमें SC, ST, OBC का आरक्षण को पूरा नहीं किया जाता। पर्टिकुलर कास्ट में जनरल का जो कोटा है वो डबल करके उसको पूरा किया जाता है। और शेम के साथ हम लोगों पर भी शेम है कि हम अवेयर नहीं है, हम लोग लड़ नहीं रहे। संसद में हमारी आवाज उठाने वाले लोग आवाज नहीं उठा रहे, चुप्पी बांधे हुए हैं। अब आरक्षण देखते हैं। ये तो मैं आरक्षण SC, ST का बताया कि जो पूरा नहीं हो रहा है, हर जगह बैकलॉग है, हर जगह NFS करके सीटों को भरा नहीं गया। अब आरक्षण देखिए, 10% EWS आरक्षण, 100% सीट्स फुल। 90% से अधिक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल फुल आरक्षण। 15% है 90% आरक्षण। जुडिशरी में लगभग 90% आरक्षण। कॉलेजियम सिस्टम में बताती हूँ थोड़ा सा, जितना मुझे ज्ञान है, वैसे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम कोई संविधान में कोई सिस्टम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना सिस्टम बनाया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों का ट्रांसफर न्यायाधीशों के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी किसको चुना गया और किसको नहीं चुना गया। सुप्रीम कोर्ट में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस जो 4 उनके सीनियर जजेस हैं वो लोग चुनेंगे। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर जजेस उसको चुनेंगे। आप देखिए पहले से उसमें, और वो अपने ही वर्ग के लोगों को चुनते हैं और एक नेपोटिज्म होता है, मोनोपोली हो रही है और एक ही वर्ग के लोगों को लाया जा रहा है। क्यों ये कॉलेजियम सिस्टम?
इसके खिलाफ संसद में बात क्यों नहीं होती? इसके लिए डिस्कशन क्यों नहीं होता? एक ही वर्ग को क्यों सारी सीटें दी जा रही हैं? और जब चयन करने वाले, डिसीजन देने वाले 90% एक वर्ग के लोग हैं, तो निष्पक्ष डिसीजन कहां से होंगे? हमारे वर्ग के लिए कौन आवाज उठाएगा, कौन डिसीजन लेगा? ये सोचने का प्रश्न है आज। % से अधिक विधायकी आरक्षण, MP, MLA, MLC, वंशवादी प्रक्रिया, एक नेता, उनका बेटा, उनका पोता, क्यों? क्या और लोग काबिल नहीं है? 90% टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स, IAS, IFS, IPS, सारी एक वर्ग को। मंदिरों में आरक्षण 100 के 100 केवल एक जाति को। 100% शंकराचार्य के पदों पर आरक्षण। सिलेक्शन कमेटी में 100%। यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, जरा सुनने की बात है, आप लोग बैठ जाइए, सारे बच्चे प्लीज। आप समझ रहे हैं, जो कमेटी जॉब के बाद इंटरव्यू लेती है और कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है और एक वंचित वर्ग के लोगों को NFS, नॉन फाउंड सूटेबल करके सिलेक्शन नहीं करती, इंटरव्यू में कम नंबर देकर सिलेक्शन नहीं करती। उस कमेटी में 100 के 100% एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग क्यों नहीं है? उसमें हर समाज के लोग। महिला का आरक्षण, इतने सारे आरक्षण एक जगह, और जो आरक्षण संविधान ने दिए हैं वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा दिया गया, अगर आप डेटा उठा के देखें। और बात होती है आरक्षण की कि वंचित वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। इनकी वोट 15% और भागीदारी 85 से 90%। तो कहाँ आरक्षण? आरक्षण किसको मिल रहा है सही में? वो देखिए, वो विचारने है, वो सोचने का प्रश्न है। अब करना क्या है? करना क्या चाहिए? हमें एक शिक्षित वर्ग को, एक वंचित वर्ग को जिसकी भागीदारी तो है, बट